तो जिस बेसिस पे हमने अब पीछे कुछ टेक्निकल चीज़ें देखी, तो हम अब कह सकते हैं कि जब हम किसी विंड साइट को सिलेक्ट करने लगे हैं जहाँ पे हम अपना विंड फार्म लगाएंगे, तो वहाँ पे सबसे पहले हम विंड को देखेंगे कि विंड हमें 7 मीटर्स पर सेकंड से ज़्यादा की मिल रही हो। मेन विंड थ्रू आउट द ईयर। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा विंड के दिन भी होंगे, बहुत कम विंड के दिन भी होंगे। वहाँ पे टर्बुलेंस कम होनी चाहिए, वहाँ पे डेंस एयर होनी चाहिए, और वहाँ पे ठंडी एयर होनी चाहिए। तो ये आप नीचे जो तस्वीर देख रहे हैं, ये हमारे जिम्पेर कॉरिडोर में ये जनरल इलेक्ट्रिक की टर्बाइंस लगी हुई है 1.5 मेगावाट की। और ये सेफायर जो ग्रुप है उनका प्लांट है ये। फिर जो साइट इटसेल्फ, यानी जो ज़मीन है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स ये होनी चाहिए कि आपको एक्सटेंसिव ओपन लैंड होनी चाहिए, यानी इसके चारों तरफ अ, खाली ज़मीन बहुत सारी होनी चाहिए, ताकि टर्बुलेंस कम से कम हो और आपको स्मूथ एयर मिले। सरफेस रफनेस कम होनी चाहिए, यानी बिल्डिंग्स और इस तरह की चीज़ें, ये पहाड़ियाँ कम होनी चाहिए। पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पे कम होनी चाहिए, यानी लोग कम रहने चाहिए। उसकी वजह ये होती है, तो मल्टीपल वजूहत होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली पॉपुलेशन होगी तो इसका मतलब है घर और बाकी चीज़ें भी होंगी, बिल्डिंग्स भी होंगी। दूसरी वजह ये होती है कि विंड टर्बाइन से आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा। तो अब कहीं ना कहीं फिर वहाँ पे सोशल प्रेशर्स आते हैं कि आपने क्या चीज़ें लगा दी हैं हमारे पास, इससे हम सो नहीं सकते, एंड सो ऑन। फिर कुछ जगहों पे, जैसे यहाँ पे तो, पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन यूरोप में विंड टर्बाइन्स के फार्म्स जहाँ पे लगे होते हैं, वहाँ पे धूप को भी रोकते हैं ये। तो फिर वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो उसको पे भी एतराज़ करते हैं कि साल में कुछ दिन धूप आती है, उसमें आप, ये हमारे सामने खड़ा होता है तो हम पे धूप भी नहीं लगती। और फिर फाइनली माइल्ड वेदर होना चाहिए, यानी बहुत बर्फ ना पड़ती हो वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली बर्फ पड़ेगी तो एक्सेस मुश्किल होगी, नंबर वन। और नंबर टू, टरबाइन के ऑपरेशन में प्रॉब्लम होगी। इसी तरह बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए। गर्मी होगी तो अगेन, टरबाइन के अंदर चूंकि पावर जनरेटर लगे होते हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगी होती है, तो उनकी हीटअप होने के चांस होता है। और सेकेंडली, हमने देखा था कि हवा पे हवा की क्वालिटी पे और उसकी एनर्जी पे नेगेटिव असर होता है जो ही टेम्परेचर्स बढ़ते हैं। फिर ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स में हमने ये देखना है कि ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी हो वहाँ पे, क्योंकि जैसा थोड़ी देर पहले हमने बात की कि विंड टर्बाइन्स के ब्लेड्स का साइज अब 115 मीटर तक चला गया। तो 115 मीटर जो है वो, उसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल काम है। अगर थोड़ा सा भी वहाँ पे रोड्स में प्रॉब्लम हो, या रोड्स पे बेंड्स पड़े हों वगैरह, तो ठीक ठाक आपको प्रॉब्लम होती है। और आपको इलेक्ट्रिकल ग्रिड के करीब होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे बिजली बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर आपने बिजली बेचनी है, तो बेचेंगे किस तरह की ग्रिड में देंगे। तो ये आपके पास ये दोनों लेफ्ट और राइट साइड पे जो टर्बाइंस लगे हुए हैं, ये हमारे कराची हैदराबाद कॉरिडोर के ये दोनों फार्म्स हैं, और ये दोनों ग्रिड के बहुत करीब है, क्योंकि नेशनल ग्रिड जो है वो सुपर हाईवे, या अब जो कराची की मोटरवे है, कराची हैदराबाद मोटरवे, उसके करीब से हमारी नेशनल ग्रिड भी गुजर रही है। और ये साइट जो है वहाँ से तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे ये विंड के फार्म्स लगे हुए हैं। तो जो आपकी हवा है, आपने उसको फिर असेस करना है किसी भी जगह पे विंड फार्म या विंड टर्बाइंस लगाने से पहले। तो आपने एक विंड मेजरमेंट कैंपेन स्टार्ट करनी होती है, जिसमें आप विंड स्पीड और डायरेक्शन नोट करते हैं। देखते हैं कि विंड में शेयर टर्बुलेंस और रफनेस कितनी है, डेंसिटी और ह्यूमिडिटी कितनी है। तो उसके लिए बेसिकली आप क्या करते हैं कि आप एक मेट मास्क लगाते हैं, या मेट्रोलॉजिकल मास्क लगाते हैं। आइडियली इसको आप तकरीबन उतनी हाइट पे रखते हैं जितना आपकी प्लांट टरबाइन की हाइट होती है। इसके ऊपर एनीमोमीटर लगाते हैं, यानी वो स्पीड मेजर करने वाले छोटे छोटे पंखे जो होते हैं वो लगाते हैं। और एक जगह पे नहीं, बल्कि बहुत सी जगहों पे लगाते हैं, यानी 15 मीटर पे भी लगाते हैं, 25 मीटर पे भी, 50 मीटर पे भी, 70 मीटर पे भी, ताकि आपको पता चले कि किस स्पीड पे, किस साइड पे कितनी स्पीड मिल रही है। फिर आप इसमें बैरोमीटर लगाते हैं, जहाँ पे आप प्रेशर मेजर कर सकें। थर्मोमीटर्स लगाते हैं टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी सेंसर्स लगाते हैं। फिर वेदर वेन्स लगाते हैं, यानी वो टेल टेल्स लगाते हैं, जिससे आपको पता लगे कि विंड किस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है।
और ये सारे का सारा डेटा एक डेटा लॉगर में कलेक्ट हो रहा होता है। यानी ये सारा डेटा, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, और नीचे एक छोटा सा एक एग्जैक्टली कंप्यूटर तो नहीं होता, एक छोटा कंप्यूटर कह लें उसको, पीएलसी बेस्ड एक लॉगर सा होता है। और वो सारे के सारे डेटा रिकॉर्ड करता है, और फिर आप पीरियडिकली जाके वो डेटा अपने पास डाउनलोड करते रहते हैं। और फिर आपको जो ये डेटा कैप्चर करना है, ये तकरीबन 1 से 5 साल तक कैप्चर करना होता है, ताकि आपको रिलायबल स्पीड का पता चले, रिलायबल कंडीशंस का पता चले। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं विंड फार्म्स। वी आर टॉकिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो जाहिर है इतनी इन्वेस्टमेंट कोई सिर्फ हेर से पे नहीं करता कि मैं वहाँ गया था मेरे कपड़े उड़ रहे थे तो इसका मतलब है बहुत अच्छी इवेंट है, तो इतने पैसे कोई नहीं लगाता फिर आके। आप जब तक आप उनको 1 से 5 साल तक का डेटा नहीं दिखाते प्रॉपर कलेक्ट हुआ विंड मास्क के जरिए, तो उसमें आप डिस्ट्रीब्यूशंस बनाते हैं, विंड रोज बनाते हैं, उनको डिटेल में डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह बताते हैं 1 से 5 साल तक के, तब जाके कोई इन्वेस्टर जो है वो आपके प्लान में इन्वेस्ट करता है। अभी ये जो जिस तरह हमारे पास अभी 14 फार्म्स तो चल रहे हैं, जिन सब में बड़ी तादाद है, 50 यानी आधे मेगावाट से लेके 1.5 पौने 2 मेगावाट तक का एक एक विंड टरबाइन वहाँ पे लगा हुआ है। वो सारे के सारे एक्सटर्नली फाइनेंस्ड हैं ज़्यादातर को। जैसे मैंने आपको बताया कि जी के ज़्यादातर हमारे पास लगे हुए हैं, तो उनकी अपनी फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हैं। फिर इस तरह इंटरनेशनल फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स बहुत सी जगहों पे हैं, तो वो आपको तभी मिलती हैं जब आप बहुत अच्छा डेटा उनके साथ शेयर करते हैं। और ये डेटा पाकिस्तान में बनना शुरू हो गया था। हम लोगों ने जब हम केस में ही पीएचडी में कर रहा था, तो हमने घारो साकरो कॉरिडोर में ही हमने विंड मेजरमेंट की थी, और इट वाज फॉर मोर देन 1 ईयर। और तकरीबन 10-12 साइट्स पे हमने मेजरमेंट की थी। तो वो डाटा बड़ा यूज़फुल रहा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने उसको फिर लिया, और वेब उनका प्रोग्राम था, वेड एनर्जी प्रोग्राम, और उन्होंने फिर मुख्तलिफ जगहों पे उसको पब्लिश किया, और फिर बहुत सारे लोगों ने उसको इस्तेमाल भी किया। अब जहाँ पे आपने फिर अब अपना टरबाइन लगाना है, वहाँ पे टेरेन जो है वो अ, अ, ऐसी होनी चाहिए कि आपने उसको बहुत डिटेल में देखना है कि हिल्स हैं नहीं हैं। ड्रॉप ऑफ्स का मतलब होता है कि जहाँ पे पहाड़ से नीचे हवा आ रही है तो ड्रॉप ऑफ्स हैं या नहीं है। माइक्रो क्लाइमेट्स यानी बहुत छोटी छोटी जगहों पे भी आपने देखना होता है कि क्लाइमेट कैसा चल रहा है। क्योंकि ओवरऑल ये कहना कि कराची का क्लाइमेट ऐसा है, उससे आपको बात समझ नहीं आती। अगर आपने 100 फर्ज करें टर्बाइंस लगाने हैं, तो ये बहुत बड़ा एरिया बनता है, ये कई स्क्वायर किलोमीटर एरिया बनता है। तो उसमें फिर आपको एक एक जगह का क्लाइमेट देखना होता है। फिर एक्सपोजर टू विंड ऐसा होना चाहिए कि कोई टर्बुलेंस ना हो, और आपको स्मूथ विंड मिले, ऑब्स्टिकल्स नहीं होने चाहिए। और आपको रोड्स वहाँ पे पहले से बड़ी मौजूद हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने ऑब्वियसली वहाँ पे पूरे टरबाइन को ट्रांसपोर्ट करना है वहाँ पे। और इवन जब रिपेयर मेंटेनेंस भी होगी तो बड़ी बड़ी इक्विपमेंट वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करनी होती है। और वहाँ पे एक्सेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी उसके करीब बड़ी बड़ी रोड्स भी गुजर रही होनी चाहिए, और ग्रिड के कनेक्शन भी करीब होने चाहिए। अब ये जो विंड टरबाइन एक होता है, एक मास्ट, और फिर उसके ऊपर एक आपने ब्लेड्स लगाने होते हैं, और उसके पीछे नसेल होती है जिसके अंदर जनरेटर्स वगैरह लगे होते हैं। इनको अ, आपस से दूर भी रखना होता है, क्योंकि एक बड़ी विंड टरबाइन जो होती है वो काफी बड़ा वेग क्रिएट करती है अपने पीछे, यानी टर्बुलेंस क्रिएट करती है। जब उससे हवा गुजरती है तो वो गुजरी हुई हवा फिर स्मूथ नहीं रहती, उसमें बहुत टर्बुलेंस होती है। तो आप जितना आपके रोटर का डाया है उससे तकरीबन 7 टाइम्स, यानी जैसे हमने पीछे बात की जेटलैंड वाले टरबाइन की, कि वो उसका 115 मीटर का रोटर है, तो आपको फिर तकरीबन 800 मीटर, यानी आपका 100 मीटर का रोटर हो तो आपको 700 मीटर दूर फिर अगला टरबाइन लगाना होता है। अब 700 मीटर इज अ लॉट ऑफ डिस्टेंस, 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम ना। तो जब आप बड़ा टरबाइन लगाते हैं तो फिर उसके बाद दूसरा टरबाइन बहुत दूर लगाना होता है। और आप ये भी नहीं कर सकते कि मैं पैरेलल लगा लेता हूँ, पीछे वाले फिर दूर होंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है विंड किस डायरेक्शन में चलनी है। हो सकता है आज वेस्टर्ली चल रही हो, कल किसी और डायरेक्शन से आ रही हो। तो आपको फिर टरबाइंस को आपस में काफ़ी दूर दूर रखना पड़ता है।
फिर आपकी जो लैंड रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको ऑब्वियसली फिर इसका मतलब है बहुत सारी लैंड चाहिए एक बड़ा विंड फार्म लगाने के लिए। अब ये जो आपको सामने तस्वीर नजर आ रही है, ये पाकिस्तान की नहीं है, आई डोंट नो, मेरा ख्याल है कीनिया की है। अब ये बहुत छोटे टर्बाइन्स हैं ये मेरा ख्याल है कि 100 किलोवाट के आगे पीछे के टर्बाइन्स हैं ये। अब आप लैंड का की रिक्वायरमेंट इस तरह देख लें कि जो एग्जैक्टली फिजिकल रिक्वायरमेंट है एक टरबाइन की, जिसमें उसका कंक्रीट पैड है नीचे, जो कंक्रीट का एक उसका फाउंडेशन बनती है, फिर उस तक रोड और उसके सबस्टेशन वगैरह। तो एक टरबाइन, 1 मेगावाट के टरबाइन को 0.75 एकड़ ज़मीन चाहिए होती है। और अगर आपका फ़र्ज़ करें 2 मेगावाट का टरबाइन है, तो 1.5 एकड़ खाली आपको टरबाइन लगाने के लिए चाहिए, यानी जो आपका स्ट्रक्चर खड़ा होता है और इसके करीब इसकी बिजली के अरेंजमेंट्स। और एक्सटेंडेड, जैसा मैंने आपको कहा कि फिर उसके इर्द गिर्द हमें खाली एरिया भी चाहिए होता है, तो वो हमें तकरीबन एक 2 मेगावाट टरबाइन के लिए 250 एकड़ जगह चाहिए होती है सिर्फ एक टरबाइन के लिए। तो आप सोच लें कि अगर आपने 100 टरबाइन लगाने हैं तो इसका मतलब है 25,000 एकड़ आपको ज़मीन चाहिए उस फॉर्म के लिए। और अब ये तो आपके फॉर्म की ज़मीन हो गई, अब आपने इंश्योर करना है कि इसके करीब कोई बिल्डिंग्स भी ना हो। तो इसका मतलब है कि फिर आपने फॉर्म के बाहर भी 2-2 300-300 मीटर तक ज़मीन खरीदनी है चारों साइडों पे। तो एक बड़ा विंड फार्म लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए होती है। यही वजह है कि जो पाकिस्तान में हम लोगों ने जो कॉरिडोर सिलेक्ट किए हैं 2-3, ये उस वक्त खाली थे। 2010 और 15 के दरमियान ये सारी वहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हुई थी, तो ये जगह तकरीबन सारी खाली थी। अभी भी उसके करीब वैसे ये आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे लोग जाने शुरू हो गए हैं, कम से कम वेजिटेशन बहुत शुरू हो गई है, यानी लोगों ने सब्जी वगैरह काश्त करनी शुरू कर दी है और फसलें। और थोड़ा दूर यानी 5-10 किलोमीटर दूर आबादी भी आ गई है उसके, लेकिन स्टिल इट अभी भी बहुत सारी जगह वहाँ पे खाली है। और काफ़ी ज़्यादा आगे भी प्लान है मुख्तलिफ फर्म्स का कि अभी तकरीबन 90% से ज़्यादा वहाँ पे जितने विंड टर्बाइन है सारे प्राइवेट सेक्टर के हैं। तो मज़ीद काफ़ी अगले 4-5 साल में उम्मीद है कि ये 2 से 3 गुना ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ पे। अब जो आपकी एक्सेस साइट को, रोड्स की क्यों ज़रूरी है, ये आपको इन तस्वीरों से समझ आ रही होगी। क्योंकि टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, और इवन उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो उनका मेन शाफ्ट होता है जिसके ऊपर टरबाइन लगती है, वो बहुत बड़े होते जा रहे हैं। तो अब आप ये आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा कि एक बड़ा ट्रक के ऊपर ये रखा हुआ है, फिर उससे तकरीबन 70-80 मीटर पीछे एक और ट्रक है जिसके ऊपर रखा हुआ है। तो अब आप सोचें कि इनको मोड़ना कितना मुश्किल होगा ना, अगर रोड छोटी हो या रोड में शार्प टर्न हो या बीच में कोई दुकान आ जाए, कोई मकान आ जाए, तो ये मुड़ ही नहीं सकेगा कभी ये ट्रक। तो ये ब्लेड वहाँ पे जा ही नहीं सकेगा। तो एक्सेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपकी साइट तक, क्लियर एक्सेस के आप विंड टर्बाइंस को वहाँ तक पहुँचा सकें। अ, एक एक चीज़ ये भी ज़रूरी होती है कि जहाँ पे ये ब्लेड्स बन रहे हैं उनके करीब करीब हों विंड फार्म्स, क्योंकि जितना ज़्यादा दूर होगा उतना बीच में ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज आएंगे, एक एक्सेस के सेंस में, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये सबसे नीचे लिखा हुआ है कि हर साल 25% बढ़ रही है। ऑब्वियसली पूरी दुनिया में ऐसा ही है, पाकिस्तान में भी फ्यूल की प्राइस भी बहुत बढ़ गई है। फिर ये है कि नए ब्लेड्स बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया वो जेटलैंड में 115 मीटर का ब्लेड्स हैं उसके, जो अभी बड़ा 15 मेगावाट का टरबाइन लगा है वहाँ पे। तो जनरली आपको अगर एक 150 मेगावाट का विंड फार्म लगाना है, यानी अगर दो मेगावाट के आप वहाँ पे टरबाइन लगा रहे हैं, तो आपको 75 टरबाइन्स लगाने हैं। तो आपको 8 शिप्स का लोड वहाँ पे शिप करना है, 140 रेल कार्स का लोड शिप करना है, और 650 ट्रक लोड्स। तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी होती है, और उसको फिर जहन में भी रखना पड़ता है। अभी इस चीज़ से आपके जहन में आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ भी आनी चाहिए कि लैंड पे फिर विंड टर्बाइन लगानी ऑब्वियसली ज़्यादा मुश्किल है, और सी पे विंड टर्बाइन लगानी ज़्यादा आसान है, क्योंकि वहाँ पे ये सारे इश्यूज नहीं होते। शिप जो है बड़े आराम से हर तरफ मूव कर सकता है। इसी तरह फिर पावर ग्रिड आपकी करीब होनी चाहिए, ताकि आप जो बिजली है वो बेच सकें।
इजीली पावर ग्रिड तक पहुंचाएं और बेच सकें। वरना अगर आपको 100-200 किलोमीटर लाइन बिछानी पड़ गई तो वो फिर आपके अगले 15 साल जो आपने प्रॉफिट कमाना है वो उस मेन एचटी लाइन पे ही लग जाएगा आपका। तो ये जो आपके सामने तस्वीर है ये अगेन हमारे जमपीर कॉरिडोर के एक फॉर्म की तस्वीर है। तो अगेन ये भी ठटा साइट से बहुत करीब है, a few kilometers from the national grid। अब विंड टरबाइन की जो कंस्ट्रक्शन होती है इसके लिए रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट भी चाहिए होती है और लेबर भी चाहिए होती है। अब इक्विपमेंट में क्या क्या चाहिए आपको, इनके स्पेशलिस्ट ट्रक्स और क्रेन्स और रिग्स होती हैं। फिर आपको ड्राइवर्स उन चीज़ों को चलाने के लिए और ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं और रिगर्स चाहिए होते हैं। और वर्कफोर्स में आपको विंड इंजीनियर्स चाहिए, आपको स्किल्ड टेक्नीशियंस चाहिए, इलेक्ट्रिशियंस चाहिए। ऐसे लोग चाहिए जो इतने बड़े टरबाइन पे 300 मीटर चढ़ जाएं और फिर वहाँ पे उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी ना हो, एक्रोफोबिया भी ना हो कि ऊपर जाके उनको चक्कर आए, वहाँ पे वो काम भी करते रहें। और ये रिमोट एरियाज में भी काम कर सकें, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि इसके करीब आबादी कोई भी नहीं होती, तो दूर होते हैं शहरों से। ये जो आपके सामने तस्वीर है अगेन ये एक टर्की में एक टरबाइन लग रहा है। ये वेस्टास का टरबाइन है और ये भी मीडियम साइज का टरबाइन है, बहुत बड़ा नहीं है। अच्छा जी, अब ऑफशोर विंड एनर्जी और ऑनशोर यानी जमीन पे और समंदर में, इनमें क्या फर्क है। अब इसमें पहले तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। ऑफशोर विंड टरबाइन जो होती है इसमें यानी समंदर में जो विंड टरबाइंस लगती हैं उनमें हमें मेन विंड ज़्यादा मिलती है। यानी एवरेज आपको अगर करीब कराची में 7 मिल रही है मीटर पर सेकंड, तो आपको फिर सी में थोड़ा सा आप अंदर चले जाएं तो आपको 9 से 10 तक मिल जाएगी। मोर फ्रीक्वेंट हाई विंड्स यानी आपको हाई स्पीड्स जो है वहाँ पे, यहाँ पे अगर साल में 3 महीने मिलती हैं तो वहाँ पे साल में 8-9 महीने मिलेंगी। और लो पीरियड्स ऑफ विंड स्पीड। और ऑफशोर में ऑब्वियसली इस सब चीज़ का ऑपोजिट होगा। अब इस तस्वीर को देख लें आप, जो यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है। तो विंड स्पीड्स ऑफशोर में आपको ज़्यादा मिल रही हैं, ऑनशोर में कम मिल रही हैं। ऑफशोर में आपके पास लोकेशन की चॉइसेस कम है और ऑन शोर पे ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा फिर सी में अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि सी की अपनी डेप्थ आ जाती है। तो वहाँ पे आप चूंकि कंक्रीट का स्ट्रक्चर फिर बहुत महंगा पड़ जाएगा डीप जगह पे, तो फिर आपको फ्लोटिंग टरबाइंस लगाने पड़ते हैं। और फ्लोटिंग टरबाइंस के अपने बहुत सीरियस चैलेंजेस होते हैं, स्पेशली चूंकि जितना आप सी में अंदर जाएंगे वहाँ पे उतना फिर सी का वेदर भी काफ़ी ख़राब होता है और उससे फिर बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, तो वो टरबाइन को इजीली डैमेज कर सकती हैं। फिर ऑफशोर पे आप साइजेस बहुत बड़े लगा सकते हैं, यानी सी में आप बहुत बड़े साइजेस लगा सकते हैं। अगेन क्यों, क्या वजह है कि मैंने आपको बताया था कि उनकी शिपिंग, बड़े टरबाइंस की और उनके ब्लेड की शिपिंग बहुत आसान होती है, क्योंकि उन्होंने शिप पे जाना है, शिप का कोई मसला नहीं, किसी तरफ भी मुड़ सकता है, कोई रोड्स का इशू नहीं है। और फाइनली जो कम्युनिटी के इश्यूज होते हैं वो ऑफशोर में कोई नहीं होते, क्यों कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग रह ही नहीं रहे होते समंदर के अंदर। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि फिशरमैन आते जाते हैं, तो उनके कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं। ऑन शोर पे करीब लोग रहते हैं, तो उनको विंड टरबाइन की आवाज़ से भी इशू हो सकता है, एस्थेटिक्स से भी इशू हो सकता है। और चूंकि वहाँ पे ग्रिड स्टेशंस वगैरह लगते हैं, तो वहाँ पे उनके बारे में भी उनके कंसर्न्स हो सकते हैं। और वहाँ पे फिर जो वहाँ पे जो परिंदे वगैरह होते हैं उनको भी नुकसान पहुँचने का खतरा होता है, तो वो भी उस पे भी कम्युनिटीज़ जो है वो एतराज़ उठाती हैं। अब ये मैप है ऑफशोर विंड का। इसमें आप देखें पाकिस्तान का एरिया, तो यहाँ पे आपको, अब पहले आप लेफ्ट साइड पे देखें इंडेक्स, तो जो ग्रीन विंड्स हैं वो अ, तकरीबन 5 से लेके तो 6.5 मीटर पर सेकंड तक हैं। और फिर उसके बाद येलो शुरू हो जाती हैं और उसके बाद लाइट शेड आना शुरू हो जाता है ऑरेंज का। तो हमें ये वाले तकरीबन हमें मिल रही हैं येलो, ग्रीन और लाइट शेड ऑफ ऑरेंज। यानी हम तकरीबन 7 तक हमें हमारे सी में हमें विंड मिल रही है। बाकी दुनिया में अगर आप देखें तो काफ़ी तेज़ विंड्स हैं, 10 से भी ज़्यादा हैं। दोनों पोल्स के करीब आप देखें 10 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन आप इक्वेटर पे देखें और इक्वेटर से थोड़ा दूर देखें जो हमारे इलाके हैं, तो यहाँ पे स्पीड्स, एवरेज स्पीड्स कम है ऑफ शोर पे। जैसे मैंने आपको कहा था कि स्पीड जो है वो
बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं होती और बहुत कम भी अच्छी नहीं होती। तो आपको जो बहुत कम नज़र आ रही हैं वो आपको अफ्रीका के वेस्ट साइड पे बहुत कम नज़र आ रही हैं। इसी तरह साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के जो सेंट तकरीबन इनके मिलने वाली जगह है इसकी वेस्ट साइड पे आपको बहुत कम नज़र आती हैं। इसी तरह जो आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया के और उसके आगे पीछे वहाँ पे भी कम स्पीड्स हैं। ऑफशोर विंड के फ़ायदे क्या हैं जी? पहला फ़ायदा एक्सीलेंट विंड रिसोर्स है, आपको सारा साल विंड मिलती रहेगी। और वेरिएबिलिटी अगर होगी तो वो हाई विंड्स की तरफ स्क्यू होगी। जो पीछे हमने डिस्ट्रीब्यूशन में बात की थी ना, तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशंस राइट साइड पे स्क्यूड होंगी। पॉपुलेशन सेंटर्स नॉर्मली सी के करीब होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में बड़े शहर हैं, सबसे बड़ा शहर हमारा बिल्कुल सी के ऊपर है, उसकी फिर हैदराबाद बड़ा शहर सी पे है। इसी तरह गवादर फ्यूचर का हमारा बड़ा शहर है, वो सी में है। तो ये पाकिस्तान में हमारे एक दो बड़े शहर हैं, लेकिन यूरोप में बहुत सारे बड़े शहर सी के ऊपर हैं। इसी तरह अमेरिका में भी बड़े बड़े शहर है सी के ऊपर। जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि आपको आपकी ग्रिड लाइंस करीब होती हैं और ट्रांसमिशन आपको बिजली की ट्रांसमिशन आपको लंबे फासले पे नहीं करनी पड़ती है। फिर ये जो ऑफशोर होते हैं ये लैंड के बाकी यूजेस से इंटरफेयर नहीं करते। यानी आपने सब्जा उगाना है अपनी लैंड पे उगाएं, ये तो पानी में लगे हुए हैं, यहाँ पे सब्जा भी नहीं उगना, यहाँ पे घर भी नहीं बनने, यहाँ पे लोगों ने रहना भी नहीं है, तो इंटरफेरेंस नहीं होती उन चीज़ों में। यहाँ पे आप बहुत बड़े टरबाइंस लगा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो सकती है। इसी तरह एक्सेस आसान है और ऑफन लोकेटेड आउट ऑफ साइट। यानी अगर किसी को एतराज़ है कि इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, शोर हो रहा है, ये एस्थेटिक्स इसकी अच्छी नहीं है, तो वो मसला नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे करीब लोग रहते ही नहीं है, तो कम्युनिटीज़ को नुकसान नहीं होता इससे। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज सबसे पहला ये है कि आपने जो सब सरफेस स्ट्रक्चर बनाना है नीचे कंक्रीट का स्ट्रक्चर जिसके ऊपर टरबाइन खड़ा होगा, या फ्लोटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, वो बहुत महंगे, बहुत ज़्यादा महंगे बनते हैं। सी पे बनाना बहुत मुश्किल होता है, ऑब्वियसली डेप्थ की वजह से भी, सी वाटर की वजह से भी, और वहाँ पे जो वेव्स होती हैं उनकी वजह से भी। फिर ये है कि आपको वहाँ से केबलिंग बिछानी पड़ेगी समंदर के अंदर से लेके ज़मीन तक, ताकि आप ग्रिड से उसको कनेक्ट कर सकें। वो बहुत महंगी केबल्स होती हैं जो अंडर वाटर केबल्स सी में जो जाती हैं। फिर जो वहाँ पे ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट है वो बहुत हॉस्टाइल होता है, क्योंकि सॉल्ट वाटर होता है सी में, बहुत क्रोसिव होता है और वो बहुत जल्दी चीज़ों को गला देता है। और सॉल्ट स्प्रेज होते हैं, जंग लग जाता है इनकी बॉडी को भी, टर्बाइंस की बॉडी को भी। फिर आपके स्टॉर्म्स आते रहते हैं, हरिकेन्स आते रहते हैं, तो खतरा होता है कि टर्बाइन के को डैमेज होने का। और इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फिर बहुत महंगा होता है। आपने लोगों को भेजना लाना हर रोज, किसी ने मेंटेनेंस के लिए जाना है, किसी ने नॉर्मल ऑपरेशन के लिए जाना है, बंद करने जाना है, वेन कोई डेटा कलेक्ट करने जाना है, तो वो बहुत खर्चा होता है वहाँ पे जाने में। फिर इसके जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं अभी बहुत वेल नोन नहीं है, क्योंकि अभी ऑफशोर विंड टर्बाइंस लगी हुई बहुत कम है दुनिया में। तो आहिस्ता आहिस्ता जब लगेंगी तो पता चलेगा कि फिशरीज पे क्या नुकसान पहुंचा रही हैं ये, और ओशन के जो इकोसिस्टम्स हैं उनको क्या नुकसान पहुंचा रही हैं। तो हम इंशाल्लाह वीकेंड पे ये जो हमने पढ़ा इसके क्वेश्चन आंसर सेशन कमिंग वीकेंड पे होगा। थैंक यू जी।